देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। मान लीजिए ये इसकी एक्सिस इधर से जाएगी, इस रिंग की एक्सिस मान लो, इस रिंग की एक्सिस पे पॉइंट भी है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे अगर हम सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोचिए, इसका मान लीजिएगा जो चार्ज इसका मान लो इसका चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो अब x है। अभी ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब ये हमें एक तरह से एक डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हम इसका चार्ज Q मान रहे हैं और इसकी ये जो है x यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस जो है रिंग के r मान रहे हैं। तो अब इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पता है कोई भी चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा जो फॉर्मूला था KQ/R², ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। तो रॉड के केस में देखा तो सबसे पहले एलिमेंट लिया, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। उसी से हमें एक एलिमेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबको सम, अब वो कितने सारे एलिमेंट होंगे, एक चार्ज यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट, यहाँ पर हज़ारों एलिमेंट इसके, हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सम कर लेंगे, लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें जो है इस पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं इसका चार्ज को माना है, डिस्टेंस की x माइनस पॉइंट p की सेंटर से इसकी रिंग के एक्सिस इधर से आ रही सेंटर से, इसकी रेडियस है और r। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से ये r रेडियस है वो, ठीक है। तो ये x है, ये r है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x² + r², ठीक है। तो ये हम ये परपेंडिकुलर था। उसके बाद अगर हम देखें इस चार्ज के कारण, मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे मान लो हमने एक एलिमेंट लिया, इसके इधर पे एक एलिमेंट लिया, और हमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है कि यहाँ से जो x² + r² है वो हर जगह सेम है। पिछली बार हमने ऐसा क्यों नहीं किया था कि हमने भी यहाँ पे x² + r, क्योंकि वो एक सेम एक जनरल पॉइंट के लिए हो जाए, मतलब उसी जो हमने जो पॉइंट माना था उस पॉइंट P के लिए फिर वैलिड होता। यहाँ पे जो x² + r² ने इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट की डिस्टेंस कोई भी एलिमेंट ले लो ये फिक्स है, यहाँ से लेके इसकी यहाँ की डिस्टेंस फिक्स है बिल्कुल। अगर ये x है तो r है, तो यहाँ से इसकी एलिमेंट की डिस्टेंस इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस पूरी रिंग के हर एक एलिमेंट से सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे x, पिछली बार हमने लिया था d sec थीटा लिया था। उसके लेने का मतलब इसलिए था क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा था, जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा था वैसे वैसे उसकी लेंथ भी चेंज होती जा रही थी। इसी हिसाब से हमने यहाँ पे पढ़, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसी बार हमने x² + r² ले लिया सिर्फ। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस एलिमेंट को मान लेंगे इसका चार्ज dq है, लेंथ मान लो इसकी dx है। इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट P के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगी, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। मान लो ये इसकी मान लो कि अल्फा है, मान लो कि अल्फा है, अल्फा तो यहाँ से हट जाएगा, अल्फा है तो ये अल्फा मान लो इसके लिए कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा e का cos अल्फा, एक आ जाएगा e का sin अल्फा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इसकी बिल्कुल अपोजिट में एक यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट में एक इधर एलिमेंट होगा, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जाएगी और उसका भी मतलब है कि अल्फा तो भी अल्फा हो जाएगा, उसका भी कंपोनेंट इधर आएगा क्योंकि ई sin अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे भी कि इसका एक कंपोनेंट cos अल्फा इधर जाएगा। अब सबसे गौर करने वाली बात ये है कि ये ई का sin अल्फा और ई का sin अल्फा दोनों कट हो जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे कौन सा वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तो वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना, तो हम जब देखते हैं KQ/r², इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से चार्ज dq को आगे लेंगे तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो k चार्ज dq इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x² + r²। अब फिर हमें चार्ज dq के बारे में कुछ पता नहीं, तो dq को चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर dq/dx।
dx, क्योंकि हमें अभी लैम्डा के बारे में कुछ हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी dq by dx है, तो ये यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म लेंगे इसका मतलब है कि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा को हम लिखेंगे dq by dx, तो dq यहाँ से निकल के आ जाएगा लैम्डा dx। इसे अगर हम पुट कर लेते हैं, इसमें अगर हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा की, अगर dq की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा dx आएगा, तो इसमें पुट करेंगे तो k लैम्डा dx बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे d लिख दूँ, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे dx भी जो है dx के लिए अगर देखें तो यहाँ से आप x मान लीजिए, जैसे dl मान लो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पर हमने x मान लिया तो इसको dl मान लीजिए आप, जैसे आप dl मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर dq by dl लिखेंगे, जी हो जाएगा लैम्डा dl, जैसे लैम्डा dl मान लीजिए, क्योंकि हमने x से मान लिया तो वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हमें बाद में कि अगर ये x है तो मतलब इसीलिए इसे हमने dl मान लिया, कोई भी स्मॉल एलिमेंट है dl बस, ठीक है। अब हम देखें और यहाँ पे हमें बताता है कि ये वाला कंपोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट कैंसिल है, तो ये वाले से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आया था e परपेंडिकुलर d परपेंडिकुलर cos अल्फा, ठीक है, तो इधर भी cos अल्फा आ जाएगा। अब cos अल्फा भी आप देखिए, तो अल्फा को हमें क्वेश्चन में गिवन था नहीं, डेरिवेशन में गिवन नहीं है, तो बिना डेरिवेशन तो cos अल्फा की वैल्यू करेंगे, इधर से निकालें तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, cos अल्फा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस से हम लोग क्या लिखेंगे cos अल्फा d बराबर तो कितना आ जाएगा k लैम्डा dl, cos अल्फा को हम क्या लिख देंगे बेस बाय हाइपोटेनस मतलब x बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसके नीचे पहले से भी एक अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इधर हमने होल स्क्वायर निकाला है क्योंकि इस सामने r स्क्वायर था, इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा k लैम्डा dl, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब dl को थोड़ा बदल दो इनटू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। इधर आएगा हम cos अल्फा चला गया, बचा है तो क्या dl ही बचा, इसे ऐसे लिख दो k लैम्डा, अब इधर dl आ जाएगा, अब dl को हम डिफरेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, सॉरी dl इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो एलिमेंट क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं 0 और सबसे बड़ी पूरी लेंथ कितनी ले सकते हैं 2 पाई r, क्योंकि इसकी रेडियस r है तो पूरी इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r, तो 0 से लेकर 2 पाई r हम इसकी लेंथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें लैम्डा क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमें लैम्डा को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे k लैम्डा, लैम्डा को हम हटाएंगे तो लैम्डा को फिर जानते हैं लैम्डा क्या लिखते हैं चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट, तो हम लोग लिख देते हैं लैम्डा को लिखते हैं चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r, रेडियस r की 2 पाई r, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा k q बाय 2 पाई r, अब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करते टाइम ऐड होती है, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई r माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dl, क्योंकि यहाँ पे l की जगह पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब l की पावर को 0 मान दें, l का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते वक्त क्या होता है l की पावर 0 प्लस 1/1 पावर, ऐसा नहीं होता n प्लस 1 पावर में इंटीग्रेशन करते वक्त, तो यहाँ पे इसकी पावर 0 है, पावर में एक ऐड हो जाती है, जो पावर है वो नीचे आ जाती है, जो ऐड की पावर नहीं पावर है वो नीचे आ जाती है, तो ये लिखा तो इसकी पावर में l होगी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई r माइनस 0 हो जाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी kq 2 पाई r से बदले 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा तो kq अंडर रूट, और यहाँ पे एक हाँ ये x भी आएगा ना,
क्योंकि के लेफ्ट रेक्टेंगल x बाय अंडर रूट x तो यहाँ पे x भी आएगा तो qx नीचे होता है x प्लस r स्क्वायर की पावर 3y ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। qx पर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3y सिंपल। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए।